लालची जमींदार। गंगा किनारे बसा गांव धनपुर अपने उपजाऊ खेतों, मेहनती किसानों और हरे भरे परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सरल जीवन जीते थे और कृषि ही उनकी जीविका का मुख्य साधन थी। वर्षों से यह गांव आत्मनिर्भर था और यहाँ के लोग संतुष्ट थे। लेकिन यह संतोष अधिक समय तक नहीं रह सका, क्योंकि गांव के जमींदार रामलोचन प्रसाद का लालच बढ़ता ही जा रहा था। रामलोचन प्रसाद का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके दादा और पिता मेहनती थे, लेकिन वे किसानों के साथ न्याय करते थे। उन्होंने कभी किसी को भूखा नहीं सोने दिया था। परंतु जब रामलोचन ने जमींदारी संभाली, तो सब कुछ बदल गया। वह बेहद लालची और कठोर व्यक्ति था। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। उसने गांव के किसानों पर तरह तरह के कर लगा दिए। उसे सिर्फ अपना मुनाफा दिखता था। उसके पास बहुत सारी जमीन थी, लेकिन वह और अधिक चाहता था। उसकी नीति यह थी कि गांव के छोटे किसानों को कर्ज में फंसाकर उनकी जमीन हड़प ली जाए। रामलोचन का एक ही मकसद था, गांव की सारी जमीन किसी न किसी तरह से उसके कब्जे में आ जाए। गांव में कई गरीब किसान रहते थे। वे दिन रात मेहनत करते, लेकिन फिर भी उनका जीवन कठिनाइयों से भरा रहता। उनमें से एक थे गंगाराम। गंगाराम का परिवार कई पीढ़ियों से इस गांव में रह रहा था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वे खेती करके अपना गुजारा करते थे। गंगाराम के पास इतनी अधिक फसल नहीं होती थी कि वह आराम से लगान चुका सके। फिर भी वह हमेशा समय पर जमींदार को उसका हिस्सा देने की कोशिश करता। परंतु इस बार बारिश कम हुई थी। फसल ठीक से नहीं हो पाई थी। जब जमींदार ने लगान मांगा, तो गंगाराम के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। गंगाराम ने सोचा, अगर मैं जमींदार से थोड़ा समय मांग लूं, तो शायद वह मेरी बात समझ जाए। गंगाराम ने साहस जुटाया और अपने बेटे शिवराम के साथ जमींदार के घर पहुंचा। गंगाराम ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, इस बार बारिश कम हुई थी, फसल खराब हो गई। हमें कुछ समय दे दीजिए, अगले साल पूरा लगान चुका दूंगा। रामलोचन प्रसाद ने अपनी कुर्सी पर पीछे टिकते हुए व्यंग्य से हंसकर कहा, गंगाराम, तुम्हारी यह बातें मैं हर साल सुनता हूँ। हर बार कोई न कोई बहाना बना लेते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दो, फिर तुम्हें लगान की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गंगाराम ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, हमारे पास बस यही जमीन है। अगर यह भी चली गई, तो हम क्या खाएंगे? रामलोचन ने कठोर स्वर में कहा, अगर तुम समय पर लगान नहीं चुका सकते, तो तुम्हारे लिए इस गांव में कोई जगह नहीं। गंगाराम की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने बेटे के साथ भारी मन से घर लौट आया। शिवराम, जो कि पढ़ाई के लिए शहर गया था, पहली बार गांव की इस बेरहमी को देख रहा था। उसने अपने पिता से पूछा, बाबा, यह कैसा न्याय है? हम मेहनत करते हैं, फिर भी हम पर अत्याचार होता है। गंगाराम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, यह हमेशा से ऐसा ही चलता आया है। गरीब आदमी के पास कोई ताकत नहीं होती। गंगाराम अकेला नहीं था जिसने इस साल फसल कम होने की वजह से लगान नहीं चुकाया था। गांव के कई और किसान भी इसी संकट से जूझ रहे थे। माधव काका के पास 5 बीघा जमीन थी, लेकिन लगातार 3 साल से अच्छी फसल नहीं हुई थी। राम सहाय ने अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज लिया था, जिसे चुकाना मुश्किल हो गया था। सुदामा, जो कि गांव का सबसे मेहनती किसान था, अब अपनी जमीन बचाने के लिए दिन रात मजदूरी करने लगा था। जमींदार का एक ही मकसद था, इन सभी किसानों को किसी न किसी तरह से कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी जमीन हड़प लेना। जब रामलोचन ने देखा कि किसान उसकी बात नहीं मान रहे, तो उसने अपने मुनीम से कहा, हमें इन्हें कर्ज के जाल में फंसाना होगा। अगर ये लोग खुद आकर कर्ज लेंगे, तो कुछ ही सालों में इनकी जमीनें मेरी हो जाएंगी। मुनीम ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, अगर हम इन्हें कम ब्याज पर कर्ज देंगे, तो ये जल्दी फंस जाएंगे। जब ये कर्ज चुका नहीं पाएंगे, तो हमें इनके खेत मिल जाएंगे। रामलोचन ने ठहाका लगाते हुए कहा, बहुत बढ़िया, अब देखना, कुछ ही महीनों में पूरा गांव मेरी मुट्ठी में होगा।
अगले ही दिन जमींदार ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया कि जो किसान लगान नहीं चुका सकते वे कर्ज ले सकते हैं। ब्याज बहुत कम होगा, लेकिन जमानत के तौर पर उन्हें अपनी जमीन गिरवी रखनी होगी। गरीब किसान, जिनके पास कोई और रास्ता नहीं था, धीरे धीरे इस जाल में फंसने लगे। उन्हें लगा कि यह एक अवसर है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह उनके विनाश की शुरुआत थी। जमींदार रामलोचन प्रसाद की चाल काम कर रही थी। धीरे धीरे गांव के अधिकतर किसान कर्ज के जाल में फंस चुके थे। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। बारिश कम हुई थी, फसलें सूख गई थीं, और ऊपर से जमींदार के सख्त नियमों ने उनकी कमर तोड़ दी थी। गंगाराम ने किसी तरह अपनी जमीन बचाने के लिए रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी सहायता करने की स्थिति में नहीं था। गांव के दूसरे किसान भी एक एक करके अपनी जमीन गिरवी रख रहे थे। मुनीम जब भी किसी किसान को कर्ज देता कि उसे यह एहसास तक नहीं होने देता कि वह अपने ही खेतों से हाथ धो रहा है। जमींदार के दस्तावेज इस तरह से तैयार किए जाते थे कि अगर किसान 1 साल तक कर्ज नहीं चुका पाते तो उनकी जमीन खुद ब खुद रामलोचन प्रसाद के नाम हो जाती। धीरे धीरे किसानों का साहस टूटने लगा। वे अब खेतों के मालिक नहीं, बल्कि मजदूर बन चुके थे। शिवराम, जो गांव की इस दुर्दशा को देख रहा था, अब चुप नहीं रह सकता था। वह पढ़ा लिखा था और उसे कानून की थोड़ी बहुत समझ थी। वह जानता था कि किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। एक दिन जब मुनीम एक और किसान धनीराम से दस्तखत करवाने आया, तो शिवराम वहां पहुंच गया। उसने दस्तावेज को ध्यान से देखा और किसान को रोकते हुए कहा, काका, यह दस्तावेज पढ़कर देखिए। इसमें लिखा है कि अगर आप 1 साल तक कर्ज नहीं चुका पाए तो आपकी जमीन जमींदार की हो जाएगी। धनीराम चौंक गया। उसने कांपते हाथों से कागज लिए और रोते हुए बोला, लेकिन मुनीम जी ने तो कहा था कि ब्याज बहुत कम होगा और हमें समय मिलेगा। शिवराम गुस्से से मुनीम की तरफ मुड़ा और बोला, तुम लोग धोखाधड़ी कर रहे हो। यह कर्ज नहीं, यह तो ड्यू जमींदार की साजिश है ताकि वह किसानों की जमीन हड़प सके। मुनीम को इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। वह झेंप गया और बोला, शिवराम, यह जमींदार के आदेश हैं। अगर तुम्हें शिकायत है तो उनसे बात करो। शिवराम ने फैसला कर लिया कि वह चुप नहीं बैठेगा। वह सीधा जमींदार के पास गया और उसने सख्त लहजे में कहा, रामलोचन बाबू, यह अन्याय कब तक चलेगा? क्या तुम्हें अपने ही गांव के लोगों की बदहाली नहीं दिखती? रामलोचन ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, अरे शिवराम, तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन गए हो, लेकिन समझदारी नहीं आई। यह दुनिया ऐसे ही चलती है, ताकतवर ही राज करता है। अगर किसानों को अपनी जमीन चाहिए तो वे पैसा लौटाएं, वरना उन्हें मेरी शर्तें माननी पड़ेंगी। शिवराम को समझ आ गया कि जमींदार से बहस करना बेकार है। वह गांव वालों को इकट्ठा करने लगा और उन्हें समझाने लगा कि अगर वे इस धोखे को नहीं रोकेंगे तो गांव बर्बाद हो जाएगा। लेकिन क्या किसान अब भी अपनी आवाज उठा पाएंगे?